हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 अध्याय 3। बच्चों, हम लोगों ने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। ये तीसरा अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये इस अध्याय का पहला पार्ट है और पहला ही वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, साथ साथ नोट्स बनाइए। जैसा कि मैं पिछले 2 अभ्यास का आपको बनवा दिया हूँ, कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू हर चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है बच्चों, इस अध्याय कौन सा है? अध्याय 3। ठीक है बच्चों, अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। क्या बच्चों? परमाणु एवं अणु। इंग्लिश में बोलेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, एटम माने परमाणु और मॉलिक्यूल्स माने अणु। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं जो हेडिंग बोलूँगा आप वो हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट नोट दिखा रहा हूँ, अब मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ अपना नोट्स कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, पहली हेडिंग डालिएगा। बच्चों डालिए पहले हेडिंग, रासायनिक संयोजन के नियम। हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है बच्चों, इसमें लिखिए कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो जो उनके बीच रासायनिक क्रिया होती है वो उनके बीच कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक है ना, और वो उसी नियम कानून के आधार पर क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं, और उसी नियम कानून या सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम। बच्चों, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए बच्चों, ये नियम क्या होता है? ये नियम टोटल 5 होते हैं। कितने? 5। देखिए कितने होते हैं ये? 5। बच्चों आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, आपके सिलेबस में बस 2 पढ़ना है। ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, देखिए होता क्या है, पहला आपका होता है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, और जो आपका चौथा होता है ये होता है पारस्परिक अनुपात का नियम। जो पांचवा होता है वो गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। ठीक है बच्चों, देखिए पहला नियम आपका, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा और पांचवा। बच्चों आपको पांचों नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में बस 2 हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में बस 2 है, आप पहला और दूसरा। देखिए जबकि आपको क्या है, इनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10वीं में भी नहीं, जब आप 11वीं में जाएंगे तब आपको ये नियम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 11वीं की कक्षा यानी कि जो पहला अध्याय होगा उसी में आपको पढ़ाया जाएगा ये फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए बच्चों अब हेडिंग डालिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। हेडिंग क्या डालेंगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। डाले हेडिंग। बच्चों अगर साथ साथ आप लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो खुद का बनाया हुआ नोट्स सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कोई सीरीज़ नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, आप लास्ट में देखेंगे कि हर सीरीज, हर गाइड से बेस्ट आपका नोट्स होगा। ठीक है, चलो बच्चों देखिए इसमें क्या करा है। बच्चों डालिए हेडिंग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या डालेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार लिखिए, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। बच्चों यहाँ पे उदय का मतलब होता है निर्माण होना। ठीक है ना, और विनाश तो आप जानते ही हैं, यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ठीक है, और नहीं द्रव्यमान का क्या होता है? विनाश। ठीक है, आगे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, बच्चों आप ऐसे पॉइंट करके या बुलेट करके, मतलब ये इसको बुलेट चिन्ह कहते हैं, आप स्टार करके मार्क करके किस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इन नियमों का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। अब ये जो द्रव्यमान का नियम है ये कैसे किया जाता है उसको देखिए। कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है बच्चों, यानी कॉन्सेप्ट क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, भौतिक पदार्थों के द्रव्यमान
का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। देखिए बच्चों, ये क्या कर रहा है कि जब अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के दौरान कि जो भी आपके अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान, ठीक है, बराबर होगा किसके, जो आपके उत्पाद बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बच्चों, ये देखिए, ये A प्लस बी दो क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, AB, यानी कि एक पदार्थ ही बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। और इस उत्पाद का क्या नाम है, AB, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए अब यही समझिए यहाँ पे कि जितना द्रव्यमान इनका होगा, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, जितना द्रव्यमान AB का होगा, ठीक है, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, इस AB का, यानी कि जो आपके ये हैं पदार्थ अभिकारक वाले और ये उत्पाद वाले, इनका क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 4 यूनिट का है तो ये भी 4 यूनिट का होगा, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो ये भी किस में होगा, ग्राम में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, यहाँ से समझ लीजिए आप डिटेल्स में, ठीक है। कि मान लीजिए एक पदार्थ है A, वही ऊपर वाला, इसका द्रव्यमान कितना है, M, ठीक है। उसी तरीके से जो ये B है, इसका भी द्रव्यमान कितना है, M। देखिए A का द्रव्यमान प्लस B का द्रव्यमान, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, MAB, यानी देखिए ये भी M, ये भी M, तो क्या हो जाएगा, MAB। तो देखिए यानी कि इन टोटल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, समझिए, A का द्रव्यमान प्लस B का द्रव्यमान बराबर किसके बराबर, AB के द्रव्यमान के बराबर। अब एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्रिया कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो बनाएगा क्या कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O, क्या बनेगा बच्चों, H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब क्रिया क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर द्रव्यमान हम लोग देखेंगे। देखिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 2 था, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 1, मतलब बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, यहाँ कितना था 2, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो देखिए अब सब क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब आगे समझिए, बराबर हो गया। देखिए चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 अणु हैं, ठीक है। अगर परमाणु की बात करें तो 4 हो जाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कितने परमाणु हो जाएंगे, 4। तो जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, तो मिस क्या है, इसके हिसाब से ये अणु के रूप में लिखा, ठीक है ना। तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 2, तो 2 अणु कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। अगर आप वैसे करेंगे तो आपके 4 परमाणु हैं टोटल, एक का कितना होता है, 1, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। प्लस प्लस कर लिए। इसका देखिए बच्चों O है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। तो यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, कितने, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, कितना है बच्चों, 32। तो दोनों जोड़ लीजिए, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 ना, ठीक। इधर देखिए बच्चों, ये क्या है, H है, H2, क्या है, H2, तो एक का कितना होता है, 1, तो एक यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा इसका, कितना, 4 इसका हो जाएगा आपका। और ये कितना है आपका, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना है यहाँ पे देखिए, 2 है ना, तो 16 दूना 32, तो बताइए कितना हो जाएगा, 32 4 36, इधर कितना था, 4 यहाँ पे और 32 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 32 4 36। देखिए बच्चों बराबर हो गया ना, कि 4 ग्राम आपका क्या है, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। जब क्रिया किया तो टोटल कई ग्राम हो गया, 32 ग्राम हो गया ना। जब 32 ग्राम अभिकारक क्रिया किया तो जल कितना बना, देखिए ग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, 36 ग्राम। तो आप लोगों ने देखा कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, कि जितना पहले था अभिक्रिया के उतना अभिक्रिया के बाद, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। 32 ग्राम पहले भाग लिया था और 32 ग्राम बाद में भी बना है। समझ में आ गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए कि कह रहा है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, कितना
5.3 ग्राम एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़ लीजिए यहीं पे आप, 6 5 11.3, ठीक है। याद रखिएगा 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो बच्चों इसको जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, तो 8 2 10, 10.4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11.3, ठीक है। चलिए तो देखिए यही करा है कि सोडियम कार्बोनेट ये वाला, ठीक है, प्लस एथेनोइक अम्ल, ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए यहाँ पे जितना इनकी मात्रा है, प्लस एरो लगाएगा, ठीक है। एरो लगाने के बाद क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसकी मात्रा लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद और क्या लिखेंगे, हाँ सोडियम एथेनोएट लिख लीजिए, सोडियम एथेनोएट इसकी मात्रा आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जल है, तो जल यहाँ लिख लीजिए। और फिर बच्चों जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जितना इधर था उतना क्या है इधर, अभिकारक जितना है उतना ही क्या है आपका उत्पाद, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसी को, ठीक है। देखिए कैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, वही क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर कर रहे थे कि सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, ये आपके क्या है अभिकारक, बराबर, या एरो के निशान लगा लीजिए, सोडियम एथेनोइड का द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान को समीकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत जब हम लोग क्या किए, उसको समीकरण में बना लिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि अभिकारक साइड में इतना आया था और राइट हैंड साइड में भी इतना आया हुआ है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक, राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट आपस में क्या है, बराबर है, और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रूफ होता है, ठीक है बच्चों, कि यह उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अगला हेडिंग डालिए बच्चों, हेडिंग क्या डालेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों ये भी नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आसान है समझने में, उस ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिए कॉपी में कि इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, प्योर केमिकल कंपाउंड, सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है जिनसे वह मिलकर निर्मित होता है या बनता है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। अभी सिर्फ लिखिए, मैं भी एक्सप्लेन करना समझा रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए। फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण की किसी भी पद्धति द्वारा बनाया गया हो, ठीक है बच्चों। अब चलिए थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ फिर इसको बता रहा हूँ। जैसे बच्चों मान लीजिए पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O, ठीक है। तो आप क्या करिए कि नल से पानी लीजिए, कहाँ से, नल से, तो जल है वो, नल का जल है तो H2O होगा। अगर आप कुएं का लेंगे तब भी H2O ही होगा, नदी से लेंगे तब भी H2O ही होगा, ठीक है। तो जब H2O सबका है तो उसमें क्या कोई बदलाव होगा, क्या उसके अणु परमाणु में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा ना, बस वही चीज़ अब समझिए, यानी कि पानी तो पानी है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि 18 ग्राम H2O, बच्चों यहाँ पे 18 ग्राम का मतलब है कि अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे इनका अणुभार तो 18 आएगा, कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। यानी कि जल का भार कितना होगा, 18, ठीक है, अणुभार। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, 18 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि MH/M0, इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान समझिए, इसका मतलब है ये जो MH लिखा हुआ बच्चों, M क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, और H क्या है, हाइड्रोजन, M क्या है आपका द्रव्यमान, और O क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा समझ लीजिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन कितना है, 2, देखिए H2 है। ऑक्सीजन देखिए ये H2 क्या है, ये 2 नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या कि इसका द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो देखिए 2 अणु हैं, कितने हैं, 2 हैं, तो एक का एक होता है, 2 का कितने हो जाएगा, 2, तो 2 हो जाएगा। ये कितना है, एक सिंगल है, तो एक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, तो 16 हो जाएगा। तो 2/16, अगर इनका अनुपात निकालेंगे बच्चों तो 2:16, या हम लोग 1:8
8 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, किसको, ऑक्सीजन को, तब क्या होगा, क्या इनका अनुपात बदल जाएगा या स्थिर रहेगा, बस ये देखना है कि जब ये सिंगल थे तो इनका अनुपात 1:8 आया है फाइनली, तो क्या अगर इनको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दें, तो क्या इनका अनुपात चेंज हो जाएगा या नहीं, बस वही देखना है। देखिए यहाँ पे 36 ग्राम लिया गया, क्या, जल, 36 ग्राम क्या लिया गया, जल लिया गया, ठीक है। अब 36 ग्राम जल में आपका 32 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और 4 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या अब इनका अनुपात चेंज हो जाएगा, देखिए 4 कम 4 और 4 अठे 32, फिर आ गया 1:8, देखिए फिर से वही 4:32 करेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:8। यहाँ भी कितना था, 1:8, यानी कि अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चाहे थोड़ी मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं। उसी तरीके से अगर आप 9 ग्राम लेंगे तो क्या होगा कि उसमें से 8 ग्राम आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन, तो आंसर कितना आएगा, वही 1:8। तो अब देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, लिखते रहिए कॉपी में कि ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में H2O के अलग अलग द्रव्यमानों वाले H2O के नमूनों को लिया गया, पर उन सब में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही निकला। आप लोगों ने देखा कि उनके द्रव्यमान के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही है स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि यौगिकों का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। वो कहाँ से बनाए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपात से मिलकर अभिकृत होकर जल का संचयन करते हैं, यानी कि जल बनाते हैं, यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई हो तो ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अभिकृत होकर जल का संचयन करेगा। देखिए बहुत आसान सा है, ठीक है, मैं आपको हल नहीं करा रहा हूँ, बस आपको पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब 1 ग्राम ये था हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कितना था, 8 ग्राम था, ठीक है। अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, सिंपल सा है, इसका 3 गुना 3, इसका 3 गुना 24, यही आपका आंसर आएगा। अब चलिए इसको देख लीजिए कैसे हल करना है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात थी कि हम लोगों ने क्या किया कि अगर हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 है, इसका 8 गुना, तो जब हाइड्रोजन 3 गुना हुआ तो वो भी तो 3 गुना होगा ना, तो 8 3 24, ठीक है। अब देखिए आंसर देख लीजिए बच्चों, हल कैसे लिखना है आपको कॉपी में, अगर एग्जाम में आ गया तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आप ऐसे कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया है शॉर्टकट से, ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे लिख करके, ठीक है। देखिए कि MH/MO यानी कि दोनों का अनुपात, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात निकालिए, कितना आया, 1:8, किसके लिए, जल के लिए, और फिर जल के लिए पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, MS जो है वो 3 ग्राम है प्रश्नानुसार, प्रश्न में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का दिया है 3 ग्राम, ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो देखिए 3 है यहाँ पे, इसका पूछ रहा है MO का, तो MO ऐसे जैसे हम देखिए, अब थोड़ा मैथ पढ़े होंगे आप लोग ना, कि जिसका पूछता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये x न मान के वही मान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, तो ये क्या होगा कि इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 8 3 24, और MO ये हो जाएगा आपका, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए जो लिखा है MH लिखा है बच्चों, ये मास ऑफ हाइड्रोजन है, और जो MO लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 24 ग्राम, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, आसान है ना, ठीक, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे देखिए, कर दिया लाइक, चलिए आगे देखिए, वही तो इसका वो लिखा है, सार लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा 24 ग्राम, ठीक है, या 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से अभिकृत होकर 27 ग्राम क्या बनाएगी जल, वो तो सीधी सी बात है कि 24 ग्राम ये है, 3 ग्राम वो तो कितना हो जाएगा 27 ग्राम, बस काम खत्म, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ लिए। पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है बच्चों। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हेडिंग क्या डालेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है बच्चों, डालिए हेडिंग। चलिए अब देखिए, लिखिए इसमें कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। यानी कि जो डाल्टन है इन्होंने क्या किया है कि वही ऊपर जो नियम, जो दो नियम पढ़े हम लोग, रासायनिक संयोजन के नियम, उसको क्या करता है, इनका नियम प्रूफ करता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे प्रूफ करता है, समझिए इसको। लिख लिया आप लोग ना, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान समझिए कि देखिए इनके अनुसार, किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है, समझिए। पहला पॉइंट कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित है। बच्चों द्रव्य का मतलब यहाँ पदार्थ है, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, वो किससे बने हुए हैं, परमाणुओं से। ठीक है, अब परमाणु क्या होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको समझना है कि डाल्टन ने क्या बताया कि सभी द्रव्य यानी सभी पदार्थ, सभी मैटर किससे बने हुए हैं, परमाणुओं से निर्मित है या बने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। क्या कहा इन्होंने कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, सूक्ष्मतम है, सबसे छोटा है। ठीक है, कण है। कौन कहा, डाल्टन ने। जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही उनका इसमें क्या होता है, विनाश होता है। ये कौन कह रहे हैं, डाल्टन जी कह रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, हालांकि ये सच नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी में यही था। ठीक है, आगे देखिए, यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। देखिए अभी हम ऊपर पढ़े ना कि किसी भी क्रिया में क्या होता है कि द्रव्यमान न तो बनता है न तो विनाश होता है। ऊपर हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग क्या किए कि 32 ग्राम इधर लिए थे, 32 ग्राम उधर भी आया था आपका 36 ग्राम। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। देखो ध्यान से कीजिए कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, अगर कोई तत्व है उसके जितने सारे परमाणु हैं, ठीक है, कि एक तत्व में ढेर सारे परमाणु होंगे तो उसके जो परमाणु होंगे उनका रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी परमाणुओं के द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुण क्या होगा, समान। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप हाइड्रोजन हैं तो हाइड्रोजन के ढेर सारे परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, ढेर सारे परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु हों सबका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, और उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये किसने बताया, डाल्टन के नियम ने। ठीक है, यानी कि इनका सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, चौथा वाला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, डाल्टन ने क्या बताया कि अगर हम लोग अलग अलग क्या लेंगे, तत्व लेंगे, तो उनके जो परमाणु द्रव्यमान होंगे और जो रासायनिक गुण होंगे परमाणुओं के वो क्या होंगे, अलग होंगे। यानी कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए हैं तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, दोनों के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है ना, यानी कि दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरा नियम था, यह अंश स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। देखिए कैसे कि भिन्न भिन्न तत्वों के अगर अलग अलग तत्व लेते हैं तो परमाणु जो होते हैं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के रूप में, ऐसा नहीं है कि कोई आधा रूप में आ जाए, 1/2 ले ले और कोई 3 ले ले, इस तरीके से नहीं, पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम जो हम लोग पढ़े 1:8 कुछ इस तरीके से। ठीक है, छठा पॉइंट देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। यानी कि अगर कोई हम लोग यौगिक लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, तो उनमें जो परमाणु होंगे, ठीक है ना, उनकी संख्या क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं H2O, क्या एग्जाम्पल लेते हैं H2O, सॉरी बच्चों एक सेकंड में जाइए बस ना, चलिए जैसे हम लोग क्या लेते हैं H2O, तो ये क्या होगा, ये फिक्स होगा, इसका कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, इनकी जो संख्या है कि हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर NaCl है तो ये NaCl भी क्या होगा, फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि Na2Cl बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी। क्यों, क्योंकि इनके जो यौगिक हैं ये फिक्स हैं। ठीक है ना, चलिए आपका अगला हेडिंग होगा परमाणु। क्या होगा बच्चों, परमाणु। ठीक है, तो डालिए हेडिंग परमाणु। ओके बच्चों।
डालिए हेडिंग परमाणु। तो जो आप लोग हेडिंग डालिए परमाणु, ठीक है। चलिए अब इसको लिखना नहीं है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु से स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। चलिए अगर हम लोग एक ही वीडियो में पूरा पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। और आप नोट्स बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा और रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।